आदाब, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अहंकार क्या होता है और इसका अंत निश्चित क्यों होता है? हिटलर याद है आपको? हिटलर को बर्बाद किसने किया? उसके अहंकार ने। ये वही अहंकार है जिसने दुर्योधन को भी महाभारत जैसे विनाशकारी लड़ाई में धकेल दिया था। नेपोलियन को भी देख लीजिए। नेपोलियन, जिसको ये लग रहा था कि एक वक्त में वो यूरोप पर राज करेगा, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन की वजह बन गया। मतलब ये कि जब कोई इंसान सोचने लगे कि वही सबसे ऊपर है और कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता, तब उसका पतन तय हो जाता है। और यही बात आज की देश की राजनीति पर भी फिट बैठ रही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की मौजूदा हालत भी कहीं ना कहीं उसी घमंड की वजह से ऐसी बनती जा रही है। आज के देश की तस्वीर ऐसी है कि प्रधानमंत्री के चेहरे और भाव तक से अहंकार झलकने लगा है। पार्टी के अंदर ही असंतोष पैदा हो रहा है। याद है ना आपको रावण का अंत कैसे हुआ था? रावण शायद कभी ना मरता अगर उसमें अहंकार ना आता। मतलब साफ है कि जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे तो उसका अंत शुरू हो जाता है। अब जरा हालात देखिए। जेपी नड्डा जब मंच से खुले तौर पर यह कहते हैं कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं, तो मोदी जी नड्डा को बिल्कुल रोकने की जहमत तक नहीं करते। नहीं तो अगर वाकई पीएम मोदी के अंदर जरा सी भी विनम्रता होती तो उसी वक्त वो नड्डा को रोक देते और कहते कि वो कोई देवता नहीं, बस एक साधारण से इंसान है। लेकिन मोदी जी की यही चुप्पी सभी को एक मैसेज देने लगी कि उनका घमंड अब ऊपर की ओर जा रहा है। और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई। बड़े बड़े नेता इस बात को मानने लगे कि मोदी जी के रहते अब पार्टी और बाकी नेताओं का विकास मुश्किल होता जाएगा। और याद करिए साल 2024 का लोकसभा चुनाव का वो नारा कि अब की बार 400 पार। गोदी मीडिया दिन रात इसी बात का बखान करता रहा कि अब की बार 400 पार मोदी जी करके दिखाएंगे। प्रशांत किशोर जैसे बड़े चाणक्य भी जो 400 पार की बात बोलने लगे थे। बाद में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि शायद उन पर किसी तरह का ईडी वगैरह का दबाव था, इसीलिए वो इस तरह की भाषा बोलने लगे थे। और जो बीजेपी उनसे बुलवाना चाहती थी वही प्रशांत किशोर कह रहे थे। हाँ, वो बात और है, जब नतीजे सामने आए तो पार्टी बहुमत से काफी दूर रह गई थी और अचानक ही यहीं से हालात पलटने भी शुरू हो गए थे। जेपी नड्डा का दूसरा बयान कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, दरअसल ये अहंकार का सबसे बड़ा इशारा था। और उसके बाद संघ ने भी बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। हालत ये हो गई कि बीजेपी के अंदर जो भी नेता सिर उठाने की कोशिश करता तो उसके खिलाफ फाइलें खोलकर उसे दबा दिया जाता। नितिन गडकरी इसका जीता जागता और सबसे ताजा एग्जाम्पल है। उनके बेटों की कंपनी की कहानी अचानक मीडिया में आने लगी कि कैसे कुछ ही पैसों से शुरू की गई कंपनी हजारों करोड़ों की कंपनी बन गई। लोगों ने भी सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई नेताओं के बच्चे ही क्यों अमीर होते जाते हैं, चाहे वो अमित शाह के बेटे जय शाह को देख लीजिए या फिर नितिन गडकरी के बेटों को देख लीजिए। इसके बाद गडकरी का दर्द भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दरअसल पेड न्यूज चलवाई गई, एक एजेंडा चलाया गया। अब आप खुद सोचिए कि मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने यह इल्जाम लगाया है। ये विपक्ष का कोई इल्जाम नहीं था, बल्कि केंद्र में दशकों से बैठे मंत्री का यह बयान था। मतलब संदेश साफ था कि गुजरात लॉबी उन सबको किनारे करना चाहती है जो अमित शाह के आगे आने वाले वक्त में दीवार बन सकते हैं। हाँ, वो बात और है कि योगी आदित्यनाथ को फिलहाल गुजरात लॉबी अपने अंडर या फिर यूं कहिए काबू नहीं कर पाई है, लेकिन बाकी नेताओं को डराने के लिए गडकरी का कांड काफी था। उधर अगर अब बात मणिपुर की करें तो मणिपुर का मामला सरकार की सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जाता है, न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर। 2.5 साल से ज्यादा वहां हिंसा जारी है, सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ बंसी बजाते रहे और मणिपुर यूं ही जलता रहा। सोचिए, राज्य का चीफ सेक्रेटरी खुद अपने घर के बाहर गोलियां चलने की घटना बता रहा है और केंद्र खामोश बैठा है। आखिरकार जब इंटरनेशनल लेवल पर शर्मिंदगी महसूस हुई तो मोदी जी ने इस बात का फैसला किया कि चलो अब मणिपुर भी जाते हैं। और आज मणिपुर में मोदी जी मौजूद हैं और हालात क्या हैं आप सभी जानते हैं। लेकिन इस ऐलान से पहले ही बीजेपी को एक बड़ा झटका और लग गया। मणिपुर के उखरुल जिले में बीजेपी के ही 43 नेता और कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देकर बाहर निकल गए। इनमें मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और यहां तक कि बूथ अध्यक्ष तक शामिल थे। इससे पहले की बात करें तो बनारस में भी इसी तरह का देखने को मिला था, जब मोदी जी का गढ़ कहे जाने वाले बनारस में भी भीड़ नहीं जुट पाई थी। कांग्रेस नेता अजय राय ने तो ये दावा तक कर दिया था कि 7वें राउंड तक वो मोदी जी से आगे थे और अचानक ही चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हुई और जब चालू हुई तो नतीजे बदल गए। लोग पूछने लगे क्या ये वोट चोरी नहीं है? और यहीं से राहुल गांधी का नारा भी जोर पकड़ने लगा कि वोट चोर गद्दी छोड़। हर गांव गांव, हर गली गली ये आवाज पहुंचने लगी। सोशल मीडिया पर जमकर ऐसे वीडियो तैरने लगे। चुनावों में गड़बड़ी का मामला हरियाणा से लेकर बिहार तक वोट काटने और जोड़ने की कहानियां सामने आने लगी। खुद चुनाव आयुक्तों के नाम बदनामी के साथ दर्ज होने लगे।
अखिलेश यादव की यहाँ पर एंट्री हुई और अखिलेश यादव ने भी कहा कि दरअसल ये वोट डकैती है और वार्निंग दी कि अगर यही हाल रहा तो जनता भी भड़क कर और जनता भी सड़क पर उतर सकती है और नेपाल जैसे हालात यहाँ हो सकते हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि किसान आंदोलन हो या फिर बेरोजगारों की बढ़ती हुई फौज हो या फिर अल्पसंख्यकों की नाराजगी हो, ये सब मामले धीरे धीरे एक आग का रूप ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का ध्यान देश की नीतियों पर कम बल्कि अपनी गद्दी को बचाने पर ज्यादा नजर आता है। मोहन भागवत की तारीफ में लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, लाल किले से उनकी तारीफ की जा रही है, यानी डर साफ झलक रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, और आज नहीं तो कल शायद कुर्सी पर बैठने वाला चेहरा मोदी का नहीं तो किसी और का कल हो जरूर जाएगा। अब आप बताइए, क्या ये हालात वाकई उसी अहंकार का नतीजा है जिसने रावण को भी खत्म कर दिया था? क्या बीजेपी की राजनीति अपने ही बोझ तले दबने लगी है? आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के बाकी वीडियो आप देख पाएं। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।